एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा। आज इस वीडियो में हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो चैप्टर है आपका, उसके टर्म में हम लोग आज यहाँ पर बात करेंगे। कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म हैं जैसे क्रोमोफोर्स, आक्जोक्रोम्स, हाइपोक्रोमिक, बैथोक्रोमिक, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा साथ में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द क्रोमोफोर्स टर्म। तो डालिएगा क्रोमोफोर्स क्या होते हैं। द वेरियस टाइप ऑफ ग्रुप विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन ऑफ एन टू एंटी सिग्मा, पाई टू एंटी पाई एंड एन टू एंटी पाई ट्रांजिशन आर कॉल्ड क्रोमोफोर्स। वह जो ग्रुप होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, एन टू एंटी सिग्मा के लिए ट्रांजिशन के लिए, पाई टू पाई एंटी पाई ट्रांजिशन के लिए और एन टू एंटी पाई ट्रांजिशन के लिए। ठीक है, ये जनरली वो ग्रुप होते हैं जो कि कलर शो करते हैं। ठीक है, दीज ग्रुप विच आर इम्पार्ट कलर टू अ पार्टिकुलर कंपाउंड आर कॉल्ड क्रोमोफोर्स। वह ग्रुप जो कि लगने से हमारा कोई कंपाउंड होता है वह हमारा क्या करता है, इम्पार्ट करता है कलर। एक्चुअली मतलब ही होता है क्रोमोफोर का, अगर हम ग्रीक में वर्ड में समझें तो क्रोमा मतलब होता है कलर, फोरोस मतलब होता है वेयरिंग, मतलब ये कलर रखते हैं। ठीक है, तो क्रोमोफोर्स एक तरीके से वह ग्रुप होते हैं जो कि पार्टिकुलर कंपाउंड में आपका कलर शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। जैसे एथिलीन बॉन्ड अगर रहे, एसिटिलिनिक बॉन्ड, कार्बोनिल, ठीक है, साइनाइड, नाइट्रोसिल भी बोलते हैं, नाइट्रोसो, नाइट्रो और बेंजीन रिंग, इस प्रकार के अगर ग्रुप हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, क्रोमोफोर। ये हमारा जनरली क्या होते हैं, कलर, ठीक है, कलर इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो क्रोमोफोर्स क्या हो गया, क्रोमोफोर्स वो ग्रुप होते हैं जो कि कलर इंपोर्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए। ठीक है, ये ट्रांजिशन शो करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ट्रांजिशन के लिए। किस टाइप का ट्रांजिशन, एन टू एंटी सिग्मा, पाई टू एंटी पाई और एन टू एंटी पाई ट्रांजिशन के लिए। ठीक है, ये हमारा क्रोमोफोर है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आक्जोक्रोम का। आक्जोक्रोम से पहले एक टर्म यहाँ से उसको जरूर पॉइंट आउट करिएगा, लिखिएगा। जैसे मान लीजिए ये किस में रिस्पॉन्सिबल है, मतलब इसमें होने क्या चाहिए, इस ग्रुप में क्या होता है, दे कंटेन एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड। इस जो लगभग इसमें आप देखेंगे कि हर में क्या है, एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड होता है। ये इसका मतलब इंपॉर्टेंस टर्म है, इनको याद जरूर नोट आउट करिएगा। जैसे कि मैं आप नोट्स बनाइएगा इसका इंपॉर्टेंस कि क्या क्या इसमें हमारे हो सकता है। ठीक है, कौन कौन से टर्म इंपॉर्टेंट टर्म हैं कि वो कंडीशन है कि वो क्रोमोफोर शो कर सकते हैं। तो पॉइंट आउट लिखिएगा कि दे कंटेन एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड एंड एब्जॉर्ब इन अ कॉमन अल्ट्रावायलेट रीजन 200 से 400 nm के बीच में। आर विजिबल अगर हमारा रीजन रहेगा तो 400 से लेकर 800 nm के बीच में। ठीक है, यह हमारे क्या होते हैं, एटलीस्ट उनमें वन पाई बॉन्ड होना चाहिए और उनकी जो एब्जॉर्बिंग वैल्यू है वो अल्ट्रावायलेट के लिए कितना होगा, 200 से 400 nm के बीच में वेवलेंथ, और अगर विजिबल रहेगा तो 400 से 800 nm के बीच में रेंज होगा। नेक्स्ट की यहाँ पर ग्रेटर द नंबर ऑफ सच क्रोमोफोर्स डीपर इन द कलर। जितना ज़्यादा नंबर क्रोमोफोर्स का बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा ही कलर डीप होता जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C6H5, ये हमारा कलरलेस है। अब हमने यहाँ पर क्रोमोफोर समझ रहे हो ना कि वो जो ग्रुप है, ठीक है, जिसमें हमारा पाई बॉन्ड हो। ठीक है, अभी हमारा यहाँ पर 2 टाइम्स किया तब पे भी कलरलेस है, लेकिन जैसे ये 3 टाइम्स हुआ CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, 3 टाइम्स हुआ, इसका कलर कैसा होगा, पहले येलो कलर का हो गया। और अगर वहीं पर हम इसकी संख्या कितनी कर दिया, 4 कर दिए, C6 डबल बॉन्ड CH का संख्या कितनी हो गई, 4 न हो गए, तो ये कैसा हो गया, येलो। और वहीं पर 5 हुआ तो ऑरेंज। कहने का अर्थ क्या है कि हमने क्रोमोफोर्स जो ग्रुप है वो उसकी संख्या हम बढ़ाते गए, तब हमको मिला क्या, तो वो जो कलर बन रहा था वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, डीपर होता जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। क्रोमोफोर्स की संख्या बढ़ाने से क्या होती है, क्रोमोफोर की संख्या बढ़ाने से कलर डीप होता जाता है। ठीक है, आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा क्रोमोफोर्स किसे कहते हैं। क्रोमोफोर्स वो होते हैं जो कि कलर बियरिंग होते हैं। ठीक है, इसमें हम एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड होने चाहिए और वो हमारा अल्ट्रावायलेट रे को 200 से लेकर 400 nm के बीच में एब्जॉर्ब करता हो, या फिर अगर विजिबल रीजन हो तो 400 से लेकर 800 nm के बीच में। ठीक है, और ये सभी के सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं N टू एंटी सिग्मा, पाई टू एंटी पाई एंड N टू एंटी पाई ट्रांजिशन के लिए। क्लियर हुआ। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आक्जोक्रोम का कि व्हाट इज द आक्जोक्रोम्स। ठीक है,
Axiochrome, the group which themselves are not chromophores but deepen the color when introduced into a colored molecule. Such group are called आक्जोक्रोम्स। देखो आक्जोक्रोम्स वह ग्रुप होते हैं जो कि जनरली वो क्रोमोफोर्स नहीं होते हैं, मतलब वो खुद कलर बियरिंग नहीं होते हैं, बट दे आर इंट्रोड्यूस इनटू कलर मालिक्यूल। लेकिन जब उनको किसी कलर मतलब किसी क्रोमोफोर्स के साथ जोड़ दिया जाता है तब उसके कलर को क्या करते हैं, ठीक है, इंट्रोड्यूस इनटू कलर मालिक्यूल। सच ग्रुप्स आर आक्जोक्रोम्स, वह क्या होते हैं, आक्जोक्रोम होते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि वह ग्रुप जो कि खुद क्रोमोफोर नहीं होते हैं, लेकिन अगर किसी कलर्ड सबस्टेंस के साथ या मॉलिक्यूल के साथ उसको ऐड कर दिया जाए तो उस कलर मॉलिक्यूल सबस्टेंस का जो कलर है वो क्या होता जाएगा, डीप हो जाता जाएगा, ठीक है। डिपेंड द कलर व्हेन इंट्रोड्यूस इनटू द कलर्ड मॉलिक्यूल ना। आक्जोक्रोम व्हिच ग्रुप themselves are not chromophore but deepen the color when introduced into a colored molecule. Such groups are called आक्जोक्रोम्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एमाइन है, ठीक है, OCH3 ग्रुप है, यहाँ पर NHR है, ठीक है, NR2, या हमारा हाइड्रोजन ग्रुप है, या फिर हमारा थायोनिल ग्रुप है SH। ये सभी ग्रुप हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये सभी के सभी हमारा किस में आ रहे हैं, आक्जोक्रोम में आ रहे हैं। यह जब किसी कलर सबस्टेंस के साथ जुड़ जाते हैं तो उसका कलर डीप कर देते हैं, इसी को हम बोलते हैं आक्जोक्रोम। जैसे कि एग्जाम्पल से समझाएंगे आपको समझ में आएगा वहाँ पर। These group contain non-bonding electron undergo N2 एंटी सिग्मा ट्रांजिशन एंड N2 पाई ट्रांजिशन, ठीक है। इसमें हमारा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है और ये N2 एंटी सिग्मा बॉन्ड में जाते हैं और N2 पाई एंटी पाई ट्रांजिशन करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा इसका, नेप्थलीन। नेप्थलीन जो है वो यहाँ पर क्या है, कलरलेस है। अगर हमने OH लगाया नेप्थेनॉल, ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, कलरलेस। लेकिन अब देखिए जब हमारा यहाँ पर 1,3 डाइनाइट्रोनेप्थेनॉल है तो इसका कलर कैसा है, पेल येलो कलर का। मतलब देखो नेप्थलीन कलरलेस था, उसके साथ OH लगाए तो वो कलर में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन देखिए 1,3 डाइनाइट्रोनेप्थलीन ये हमारा पेल येलो कलर का था, अगर इसके साथ हमने OH लगा दिया, ठीक है, तो अब कलर कैसा हो गया, 2,4 डाइनाइट्रो 1 नेप्थेनॉल कलर हो गया ऑरेंज रेड डाई। कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ यहाँ पर OH कैसा हुआ, OH ने 1,3 डाइनाइट्रोनेप्थलीन के कलर को डीप कर दिया, पेल येलो से क्या कर दिया, ऑरेंज रेड कर दिया। तो यहाँ पर OH कैसा काम कर रहा है, OH काम कर रहा है आक्जोक्रोम का। आई होप आपको समझ में आया होगा। आक्जोक्रोम वह ग्रुप होता है जब किसी सब कलर सबस्टेंस के साथ जुड़ जाए तो उस कलर सबस्टेंस के कलर को डीप कर देगा। बात समझे कि नहीं। कोई हमारे यहाँ पे कलरलेस सबस्टेंस के साथ जुड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कोई कलर सबस्टेंस हो, मतलब कोई आक्जोक्रोम हो, देखो कलर सबस्टेंस ये क्या है, आक्जोक्रोम है। आक्जोक्रोम का आप डिफिनीशन समझ सकते हैं, आपको पता भी है, मैंने अभी डिस्कस किया। आक्जोक्रोम ग्रुप है ये, ठीक है, ये कलर शो कर रहा है और इसके साथ जब जुड़ गया तो हमारा क्या होगा, यह इसको डीप कर दिया। तो आक्जोक्रोम्स खुद कलर नहीं होते हैं, लेकिन अगर किसी कलर सबस्टेंस के साथ जुड़ जाते हैं तो उसकी कलर की कैपेसिटी को डीप कर देते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आक्जोक्रोम क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ में डिस्कस कर लेते हैं कि आक्जोक्रोम्स, ठीक है, आक्जोक्रोमोफोर में काज द बैथोक्रोमिक और हैप्सोक्रोमिक इफेक्ट ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ क्रोमोफोर। जो आक्जोक्रोमोफोर हैं वह हमारा बैथोक्रोमिक हो सकता है या फिर हैप्सोक्रोमिक हो सकता है जब वह एब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है। अब हम इसके डिस्कस कर लेते हैं कि बैथोक्रोमिक क्या होता है या फिर हैप्सोक्रोमिक क्या होता है इफेक्ट। बैथोक्रोमिक इफेक्ट इज आल्सो नोन एज रेड शिफ्ट, इसको हम रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसे डिस्कस करते हैं अभी। पहले तो समझ लेते हैं बैथोक्रोमिक इफेक्ट होता क्या है। व्हेन एन आक्जोक्रोम इज अटैच्ड टू क्रोमोफोर which not having non-bonding electron, then the absorbing bond shift to higher wavelength. This shift in the value of wavelength towards higher wavelength is called bathochromic effect or red shift. देखो when आक्जोक्रोम is attached to chromophore, जब कोई आक्जोक्रोम क्रोमोफोर के साथ अटैच हुआ है
वह क्रोमोफोर जिसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन न हो, ठीक है, जैसे कि वो हमारा कैसा हो, वो हमारा एल्कीन टाइप का हो, ठीक है, मतलब उसके पास नॉन बॉन्डिंग नहीं हो, किसके पास, क्रोमोफोर के पास, ठीक है। व्हेन एन ऑक्सोक्रोम इज अटैच्ड टू अ क्रोमोफोर विच नॉट हैविंग अ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, देन द एब्जॉर्प्शन बैंड, जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वह शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट टू अ हायर वेवलेंथ। तो जो पहले वेवलेंथ रहा होगा क्रोमोफोर का, वह वेवलेंथ अब क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। दिस शिफ्ट इन द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स टुवर्ड द हायर वेवलेंथ इज नोन एज बैथोक्रोमिक इफेक्ट या फिर रेड शिफ्ट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल से लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कैसा है, यह हमारा क्रोमोफोर टाइप का है, ठीक है, जिसका लैम्डा मैक्सिमम कितना है, वेवलेंथ 175 nm। अब इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया, ऑक्सोक्रोम जोड़ दिया। जैसे ही ऑक्सोक्रोम जोड़ा, यहाँ पर हैलोजन ग्रुप जोड़ा, ठीक है, ऑक्सोक्रोम है, ठीक है, इससे कलर को बढ़ा देने वाला मतलब ऑक्सोक्रोम है यहाँ पर। तो इसका वेवलेंथ क्या हो गया, 185 nm। तो देखो जो पहले वेवलेंथ था ऑक्सोक्रोम का, वह वेवलेंथ बढ़ के कितना हो जाएगा, बाद में बढ़ गया, मतलब पहले 175, तब कितना हो गया, 185। तो अब इसको क्या बोलेंगे, इसका मतलब है कि ऑक्सोक्रोम का वेवलेंथ बढ़ गया, कब, जब उसमें हमने क्रोमोफोर का वेवलेंथ बढ़ गया कब, जब हमने ऑक्सोक्रोम को अटैच किया। तो इसका मतलब है कि जब ऑक्सोक्रोम को अटैच करने से क्रोमोफोर का वेवलेंथ बढ़ जाए तो हम इसको बोलेंगे बैथोक्रोमिक इफेक्ट या फिर रेड शिफ्ट। बात समझ में आया। ऑक्सोक्रोम को ऐड करने के बाद क्रोमोफोर का वेवलेंथ बढ़ गया, वो भी क्रोमोफोर कैसा होना चाहिए, वो भी क्रोमोफोर वैसा होना चाहिए जो कि नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, हम इसको बोलेंगे रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट का मतलब ये होगा यहाँ पर कि वो डीपर की तरफ जाएगा, मतलब पहले रेड से ब्लू की तरफ, मतलब कि यहाँ पर ट्रांसफर होगा किधर, वेवलेंथ मैक्सिमम की तरफ। क्लियर हुआ, बैथोक्रोमिक इफेक्ट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हाइप्सोक्रोमिक इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। व्हेन एन ऑक्सोक्रोम इज अटैच्ड टू अ क्रोमोफोर विच हैविंग अ बोथ मल्टीपल बॉन्ड एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, the absorption band shift to a lower wavelength and this shift in the value of lambda max toward the lower wavelength is called hypsochromic effect or blue shift। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि when a क्रोमोफोर इज अटैच टू व्हेन ऑक्सोक्रोम इज अटैच टू द क्रोमोफोर, जब हम किसी ऑक्सोक्रोम को क्रोमोफोर के साथ अटैच करते हैं, और ऐसा क्रोमोफोर होना चाहिए जिसके पास क्या होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी रहने चाहिए। तो होगा क्या, एब्जॉर्प्शन बैंड इज शिफ्ट टू अ लोअर वेवलेंथ। तो एब्जॉर्प्शन बैंड किधर चला जाएगा, लोअर की तरफ, मतलब पहले एब्जॉर्प्शन बैंड ज़्यादा था, अब क्या हो जाएगा एब्जॉर्प्शन बैंड, तो वो कम हो जाएगा। ठीक है, दिस शिफ्ट इन द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्सिमम टुवर्ड द लोअर वेवलेंथ इज कॉल्ड हाइप्सोक्रोमिक इफेक्ट और ब्लू शिफ्ट। ठीक है, तो अगर वेवलेंथ बढ़ा और तब हम उसको बोलेंगे रेड शिफ्ट, अगर वेवलेंथ घटा तो हम उसको बोलेंगे ब्लू शिफ्ट। और वेवलेंथ बढ़ता कब है, जब हमारा क्रोमोफोर ऐसा हो जिसमें नॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल न हो, और तब होता है वो, और हाइप्सोक्रोमिक तब होता है जब उसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो और मल्टीपल बॉन्ड बनने वाले हों। ठीक है, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए HCH डबल बॉन्ड O, ठीक है, हमारा कार्बोनिल कार्बन ही है। ठीक है, कार्बोनिल कार्बन, इस समय इसका ये हमारा कार्बन का मल्टीपल बॉन्ड है, तो ये हमारा कैसा है, ये हमारा यहाँ पर क्रोमोफोर है। उस क्रोमोफोर के साथ हमने क्या जोड़ दिया, हमने जोड़ दिया यहाँ पर ऑक्सोक्रोम Cl। ठीक है, अब इसका लैम्डा, यहाँ पे देखो लैम्डा मैक्सिमम पहले कितना था 295, इसको जोड़ने के बाद कितना हो गया 230, मतलब लैम्डा मैक्सिमम कम हो गया। जब लैम्डा पहले का ऑक्सोक्रोम का, बात समझना, ऑक्सोक्रोम को जोड़ने से अगर यहाँ पर क्रोमोफोर का वेवलेंथ कम हो जा रहा है तो हम उसको बोलेंगे ब्लू शिफ्ट, और वहीं पे बेटा जी अगर वह बढ़ रहा है तो हम उसको बोलेंगे रेड शिफ्ट। ठीक है, तो ऑक्सोक्रोम को जोड़ने से अगर क्रोमोफोर का वेवलेंथ बढ़ रहा है तब हम उसको बोलेंगे रेड शिफ्ट, अगर ऑक्सोक्रोम को जोड़ने से वेवलेंथ घट रहा है क्रोमोफोर का तो हम बोलेंगे ब्लू शिफ्ट। और ये तब पॉसिबल है जब ऑक्सोक्रोम, ठीक है, क्या हो, ऑक्सोक्रोम ऐसा हो जिसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन न हो, तब वो हमारा रेड शिफ्ट शो करेगा, और अगर उसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हमारा क्या शो करेगा, ब्लू शिफ्ट। क्लियर हुआ यहाँ पर। आई होप कि अब आपको ऑक्सोक्रोम और हाइप्सोक्रोमिक इफेक्ट मतलब ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट समझ में आ गया होगा। रेड शिफ्ट में वेवलेंथ बढ़ता है ऑक्सोक्रोम को जोड़ने के बाद, ब्लू शिफ्ट में वेवलेंथ घटता है ऑक्सोक्रोम को जोड़ने के बाद। दूसरा चीज़ ये भी ध्यान देंगे, क्रोमोफोर रेड शिफ्ट के लिए हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन न हो,
और ब्लू शिफ्ट के लिए ऐसा होना चाहिए जिसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो। क्लियर हुआ यहाँ तक? एक पॉइंट बनाइएगा, बैथोक्रोमिक ग्रुप ब्रिंग अबाउट डीपिंग ऑफ द कलर while हेक्सोक्रोमिक ब्रिंग अबाउट द लाइटनिंग ऑफ द कलर। ठीक है, बैथोक्रोमिक ग्रुप की वजह से कलर में डीपनेस आता है और हेक्सोक्रोमिक ग्रुप की वजह से कलर में लाइटनिंग आती है। ठीक है, डीपेन का मतलब क्या हुआ? डीपेन मीन्स कलर चेंजेस फ्रॉम, कहाँ से? येलो से ऑरेंज की तरफ जाएगा, ऑरेंज से रेड, रेड से पर्पल, पर्पल से ब्लू, ब्लू से ग्रीन, ग्रीन से ब्लैक। इसको हम लोग डीप बोलेंगे कि डीप होता जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो बैथोक्रोमिक डीप होता जाएगा मतलब वेवलेंथ बढ़ता जाएगा, हेक्सोक्रोमिक लाइट होता जाएगा मतलब वेवलेंथ घटता जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। ठीक है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द बोथ, ठीक है, क्रोमिक इफेक्ट जनरली इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, दिस इज नोन एज हाइपरक्रोमिक। ठीक है, यह देखा गया है कि दोनों क्रोमिक इफेक्ट, ठीक है, चाहे ब्लू हमारा यहाँ पर बैथोक्रोमिक हो या फिर हेक्सोक्रोमिक है, वह जनरली क्या होते हैं? इंक्रीज करते हैं इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। यह जो हमारा टर्म है, जो इफेक्ट है, वो कहलाता है हमारा हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। जैसे कि मान लीजिए C6H5NH2 का लैम्डा मैक्सिमम 203 nm था एसिडिक मीडियम में, और ई मैक्सिमम, ठीक है, यहाँ पर इंटेंसिटी की बात हो रही है, ई मैक्सिमम इतना कितना था? 7500, और इसी सब्सटेंस को हमने किसमें मिलाया? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, एसिडिक मीडियम से निकाल के हमने किसमें मिलाया? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो अब देखिए लैम्डा मैक्सिमम कितना हो गया? 230 nm, और ई मैक्सिमम कितना हो गया? 8600। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि वह आपका इफेक्ट जिसमें कि इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है, वह कहलाता है हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। ठीक है, हाइप्सोक्रोम, आप यहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे हाइपर के बाद हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। ठीक है, हाइप्सोक्रोमिक इफेक्ट जनरली लोअर द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, दिस इज कॉल्ड हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। ठीक है, हाइप्सोक्रोमिक इफेक्ट जनरली क्या कर देता है? इंटेंसिटी को लो कर देता है एब्जॉर्प्शन को, तो हम उसको बोलेंगे हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। देखो, जब इंटेंसिटी बढ़ेगी तो हम उसको बोलेंगे हाइपरक्रोमिक इफेक्ट, अगर इंटेंसिटी घट गई एब्जॉर्प्शन की तब हम बोलेंगे इसको हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। ठीक है, तो हाइपर और हाइपो समझ में आया? हाइपर में हमारा इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और हाइपो में इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन घट जाता है। क्लियर हुआ यहाँ पर? ठीक है, अब पूरे का हम एक समरी समझ लेते हैं यहाँ पर एक साथ डायरेक्ट की। देखिए, इस फिगर से आप पूरे का समरी समझ सकते हैं। अगर लैम्डा मैक्सिमम बढ़ रहा है तो क्या है? बैथोक्रोमिक इफेक्ट है। लैम्डा मैक्सिमम बढ़ रहा है तो क्या है? बैथोक्रोमिक है, मतलब रेड शिफ्ट है। ठीक है, लैम्डा मैक्सिमम इधर कम की तरफ घट रहा है, इस साइड में है, तो हम बोलेंगे हाइप्सोक्रोमिक इफेक्ट, मतलब इसको बोलेंगे ब्लू शिफ्ट। अगर यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ा तो हम इसको बोलेंगे हाइपरक्रोमिक इफेक्ट, अगर इंटेंसिटी घटा तो हम इसको बोलेंगे हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हाइपर हाइपो क्या होता है, ऑक्जोक्रोम क्या होते हैं, क्रोमोफोर क्या होते हैं, ब्लू शिफ्ट क्या होता है और रेड शिफ्ट क्या होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। अगर आप BSc कर रहे हैं, ठीक है, या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तब आपके लिए ये चैनल बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है।